Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बैकबोन टॉपिक होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट में मेनली दो तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, एक होता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, दूसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। सो हम दोनों ही स्टेटमेंट के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आउटलाइन ऑफ दिस सेशन, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम चार मुख्य चीजों का अध्ययन करेंगे। पहला है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, किस तरह से ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में यूज किया जाता है, कौन कौन से ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं, किस तरह डिसीजन मेकिंग अपना रोल प्ले करती है ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में। ब्रांचिंग स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, सिंपल इफ, स्विच केस, इन सभी के बारे में हम डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग में स्टडी करेंगे। दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। सो मेनली लूपिंग का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। तो लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में लर्न करेंगे, किस तरह लूप को डिक्लेयर किया जाता है, लूप में किस तरह कंडीशंस को मेंशन किया जाता है, किस तरह लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। फिर फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, जो तीन मुख्य लूप हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे लास्ट में फिर हम नेस्टेड लूप की बात करेंगे। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप में दूसरे लूप को यूज करना, दैट इज नेस्टिंग ऑफ लूप। तो एक स्टूडेंट जो है इस सेशन को लर्न करने के बाद उसमें फॉलोइंग थिंग्स ही इज एबल टू लर्न। जो पहली चीज है वो ब्रांचिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट को डिफाइन कर पाएगा, उन स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर पाएगा और उनको समझ के उसको अप्लाई कर पाएगा। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें इसके आउटकम हो गए, उनको प्रोग्राम में यूज कर पाएगा। ये दिस आर द आउटकम ऑफ दिस सेशन। तो सबसे पहले आता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू स्किप और एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ सम कंडीशन। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो स्टेटमेंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर, उस पर्टिकुलर कंडीशन के रिजल्ट के बेसिस पे, अगर वो कंडीशन ट्रू है और या फॉल्स है तो उस रिजल्ट के बेसिस पे सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और सर्टेन अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करता है। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो सर्टेन अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो ये हमारा एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट का डेफिनेशन हो गई। सो ब्रांचिंग इज डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक। ब्रांचिंग मतलब एक ट्री की ब्रांच की तरह होता है, एक पेड़ की ब्रांच की तरह होता है। इसमें ब्रांचिंग जो है वो बेसिकली हमें बताती है कि हमें पर्टिकुलर क्या एक्शन लेना है जब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक। ब्रांचिंग इज सो कॉल्ड बिकॉज द प्रोग्राम चूजेस टू फॉलो वन ब्रांच और अनदर। ब्रांचिंग को हम ब्रांचिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कंडीशन के बेसिस पे प्रोग्राम ये डिसाइड करेगा कि वो प्रोग्राम का फ्लो एक ब्रांच की तरफ ले जाए या वो दूसरी ब्रांच की तरफ ले जाए। प्रोग्राम का फ्लो दोनों डायरेक्शन में एक साथ नहीं जा सकता। कंडीशन के बेसिस पे प्रोग्राम ये डिसाइड करेगा कि प्रोग्राम एक सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट जो एक ब्रांच में है प्रोग्राम के कंट्रोल पर उनको एग्जीक्यूट करे या सर्टेन अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट जो दूसरी ब्रांच पर है प्रोग्राम के कंट्रोल पे वो उनको एग्जीक्यूट करे। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट इसलिए ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट टेस्ट ए कंडीशन दैट रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स वैल्यू। जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं वो हमारी कंडीशन को टेस्ट करेंगे जिसमें जनरली रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। उस कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू या फॉल्स होगा। कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू रहता है तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स रहता है तो कुछ दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो ये हमारे ब्रांचिंग की डेफिनेशन हो गई बेसिक, क्या ब्रांचिंग स्टेटमेंट करते हैं और किस तरह ब्रांचिंग स्टेटमेंट को डिफाइन किया जाता है। ये है ब्रांचिंग स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। तो इस तरह के ब्रांचिंग स्टेटमेंट को हम डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सबसे पहले हम इस डायमंड सिंबल में ऊपर से एंटर करेंगे,
कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट के साथ। यहां पर एक इफ कंडीशन होगी, इस इफ कंडीशन को हम चेक करेंगे। अगर ये ट्रू होगी तो कंट्रोल जो है ट्रू की तरफ चला जाएगा, उसके बाद कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल जो है फॉल्स की तरफ जाएगा और कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो बेस्ड ऑन आवर कंडीशन जो हमने डायमंड साइन में यूज की है, उस कंडीशन के बेसिस पे हम लोगों को दो ब्रांच मिल रही है, ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग या तो ट्रू साइड में जाएंगे या फॉल्स साइड में जाएंगे, दोनों साइड हम एक साथ नहीं जा सकते। तो यही हमारा ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है। तो सी प्रोग्रामिंग में मेनली हमारे पास ये जो शो हो रहे हैं वो मुख्य ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। एक हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है जिसमें हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आता, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हम कंडीशन ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तीसरा आएगा इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। इसमें हमारी इफ एल्स इफ की लैडर बनेगी। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी, मल्टीपल ब्रांचिंग्स होंगी, तो हम इफ एल्स इफ लैडर में बहुत सारी कंडीशंस को मेंशन कर सकते हैं और वो सभी एग्जीक्यूट होंगी। जैसे हमें किसी स्टूडेंट की ग्रेड मेंशन करनी है, हमारे पास मार्क्स हैं, तो ग्रेड जो है रेंज ऑफ ग्रेड्स होती हैं डिपेंड अपॉन द मार्क्स, तो हम उसमें इफ एल्स इफ लैडर यूज करेंगे। उसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स में एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट होता है। नेस्टेड इफ एल्स में आपको सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पर आप अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें फिर से कंडीशंस होती है। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आप तब यूज करते हैं। और लास्ट आता है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट एक तरह से इफ एल्स इफ का लैडर का ही रिप्लेसमेंट है, बट ये ज्यादा इजी टू इम्प्लीमेंट है, ज्यादा इजी टू यूज है। स्विच केस स्टेटमेंट जो है वो भी मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। वहां पर भी हम एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करते हैं। तो ये वेरियस हमारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हो गए। अब आता है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट को हम कहते हैं मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें मल्टीपल ब्रांचेस होती है। मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट टेस्ट इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल। स्विच केस स्टेटमेंट में हम सिर्फ एक इंटीजर या कैरेक्टर वेरिएबल को टेस्ट करते हैं। उस इंटीजर वेरिएबल की जो वैल्यूज होंगी उसके बेसिस पर हम उतने सारे स्विच स्टेटमेंट में केसेस बनाएंगे, और वो केसेस जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। जो वैल्यू मैच नहीं करेगी उसके लिए हम लोग डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे, और जो वैल्यूज मैच करेगी उनके लिए हमारे पास केस वाइज हम लोगों का प्रोग्राम में सिंटेक्स डिक्लेयर होगा। तो इस तरह से हमारा स्विच केस स्टेटमेंट डिक्लेयर होता है। अब आता है लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज लूपिंग। लूप से हम लग रहा है कि जो सर्कल में हम राउंड सर्कल में जो घूमता है उसको हम लूप कहते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट मीन्स रिपीटेशन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट। लूपिंग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इटरेशन भी कहते हैं। मेनली सी प्रोग्रामिंग में 3 लूप होते हैं। एक होता है फोर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप और तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। तो फोर लूप जो है आपका वाइडली यूज लूप है। इसमें बेसिकली 3 कंस्ट्रक्ट होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, जिसमें कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया जाता है। दूसरा होता है कंडीशन, जहां कंट्रोल वेरिएबल की कंडीशन टेस्ट की जाती है। और तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जहां कंट्रोल वेरिएबल को बढ़ाया या घटाया जाता है। अगर हम तीनों में से किसी भी एक पार्ट को मिस करते हैं तो हमारा लूप प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा तरह का लूप होता है व्हाइल लूप। इनमें भी ये तीनों कंस्ट्रक्ट यूज होंगे, लेकिन व्हाइल लूप के हेडर में सिर्फ कंडीशन मेंशन होगी। इनिशियलाइजेशन व्हाइल लूप से पहले होगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट व्हाइल लूप की बॉडी में होगा। तीसरा तरह का लूप होता है डू व्हाइल लूप। ये भी व्हाइल लूप की तरह बिहेव करता है, बट इसमें कंडीशन फॉल्स होने पर भी एटलीस्ट वंस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो व्हाइल और डू व्हाइल में ये डिफरेंस है कि जो व्हाइल लूप है वो एंट्री कंट्रोल लूप है और डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। व्हाइल लूप में कंडीशन फॉल्स होने पे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, और डू व्हाइल लूप में कंडीशन फॉल्स होने पर भी लूप की बॉडी एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होती है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस हो गया व्हाइल और डू व्हाइल में। ये हमारे 3 लूप हो गए जो प्रोग्राम में वाइडली यूज होते हैं। ये जो कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं जो हम ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम टू डिजाइन अरिथमेटिक कैलकुलेटर। इसको हम स्विच केस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमको अरिथमेटिक कैलकुलेटर डिजाइन करना होता है।
राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, प्रिंट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। ये हम इफ एल्स इफ लैडर से या स्विच केस से कर सकते हैं, मार्क्स को इनपुट करवाना और ग्रेड को प्रिंट करवाना। राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक वेदर कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट एंड वोवल। ये भी हम स्विच केस की हेल्प से कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो गई बेस्ड ऑन आवर लर्निंग। Now this is all about the theoretical part on the our session. Now we can move to the practical part. Now we will run some program on branching and looping on Turbo C. So let us start. तो हम हमारा Turbo C ओपन कर रहे हैं। तो ये हमारा टर्बो सी ओपन हो गया है। सबसे पहले हमको टर्बो सी में न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी। हमने न्यू फाइल क्रिएट कर दी। उस फाइल को हमको सेव करना होगा। उस फाइल का नेम हम br.c लिख देते हैं, क्योंकि ये C प्रोग्राम है तो हम इसको br.c कर देंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम में हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल यूज करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम में हैश इंक्लूड conio.h यूज करेंगे। हैश इंक्लूड जो है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। stdio हेडर फाइल है, conio भी हेडर फाइल है। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस होते हैं। conio जो है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसमें गेट ch और clr scr फंक्शन होते हैं। तो इन दोनों हेडर फाइल को हमने यूज कर लिया। void मेन हमारा कंपलसरी फंक्शन है किसी भी सी प्रोग्राम में। void मेन जो है, void इसका रिटर्न टाइप हो गया। मीन्स ये मेन फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम यहां इंटीजर लिखते थे, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता। अब हम प्रोग्राम को सबसे पहले हम एक सिंपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाएंगे। उसमें हम पता करेंगे, दो नंबर हम यूजर से इनपुट करवाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। इसके लिए सिंपल इफ एल्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को दो नंबर के लिए एक इंटीजर a, b, दो इंटीजर वेरिएबल हम ले लेते हैं। फिर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और यूजर के लिए मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर 2 नंबर्स। तो यूजर 2 नंबर एंटर करेगा। /n करने से न्यू लाइन में चले जाएगा कर्सर। और फिर हम स्कैनफ करेंगे। स्कैनफ में क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यूज इनपुट करनी है तो %d दो बार फॉर्मेट स्पेसिफायर %d करेंगे। फिर $a सिंटेक्स प्रॉपरली लिखेंगे, $b, और हम इसको स्कैनफ को क्लोज कर देंगे। दोनों वैल्यूज हमारी इनपुट हो गई है प्रोग्राम में। अब हमको प्रोग्राम में इफ एल्स का यूज करना है। तो इफ में हम कंडीशन लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो हम लोगों को लिखना है printf %d इज ग्रेटर देन %d। इसको लिखने के बाद हमें a, b लिखना है। अगर a b से बड़ा है तो मैसेज प्रिंट होगा a इज ग्रेटर देन b एंड द वैल्यू विल बी प्रिंटेड सेमीकोलन। अब इसके हम ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। और एल्स पार्ट में अगर b सपोज करो a से बड़ा होगा तो हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे printf %d इज ग्रेटर देन %d। इस केस में हम b पहले लिखेंगे और a बाद में लिखेंगे। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई। इक्वलिटी के लिए अब अभी हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ये नंबर अनइक्वल होंगे।
इक्वलिटी के लिए हम अगले प्रोग्राम में चेक करेंगे। उसके बाद हमें स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एच फंक्शन का यूज करना होगा। गेट सी एच हमने यूज कर लिया और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम बन चुका है ग्रेटर ऑफ 2 नंबर का। अब इस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, तो हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम कंपाइल टैब में जाके कंपाइल करेंगे या फिर Alt+ F9 कीबोर्ड की को प्रेस करके भी कंपाइल कर सकते हैं। तो हमने कंपाइल किया तो प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल, देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम। तो हमने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया है। फिर रन किया हमने प्रोग्राम को। रन करने के बाद हमसे यूजर ने 2 नंबर इनपुट करवाया, तो हमने नंबर दिया 5 और दूसरा नंबर हमने दे दिया है 8। द आंसर इज 8 इज ग्रेटर देन 5, सो द आंसर इज करेक्ट। सो वी आर एबल टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। जो भी आप 2 नंबर इनपुट करेंगे वो 2 नंबर जो है यूजर जो है इनपुट करेगा, तो प्रोग्राम आपको आउटपुट देगा कि विच नंबर इज ग्रेटर देन द अनदर। अब हम इक्वलिटी को टेस्ट करते हैं प्रोग्राम में। तो इसके लिए हमको इफ एल्स इफ लैडर का यूज करना पड़ेगा। तो हमने सपोज करो कि इफ एल्स के बाद लैडर बनाना है, तो इफ लिखा और इसमें हमने चेक किया बी इज ग्रेटर देन ए, तो हम यहां ले लेंगे। और तीसरा जो है हमको एक एल्स और लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको इक्वलिटी चेक करनी है। तो एल्स तीसरा printf percentile d is equal to percentile b, percentile d a comma b। ठीक है। सो नाउ वी आर टेस्टिंग द इक्वलिटी ऑल्सो। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ए बी से छोटा होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और दोनों बराबर होंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। फिर हम इसको रन करते हैं। तो हम अब इस बार दोनों नंबर इक्वल डालते हैं, 3 and 3। 3 is equal to 3. The third part, the else part is executed. So we are able to test the equality also. So इस तरह से हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज किया, इफ एल्स का और इफ एल्स इफ लैडर का भी यूज किया, और हमने फाइंड आउट किया कि किस तरह से एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट की हेल्प से हम ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में 3 मेन कंसेप्ट होते हैं। एक होता है सीक्वेंसिंग, दूसरा होता है ब्रांचिंग, तीसरा लूपिंग। तो हमने ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट को हमारे प्रोग्राम में यूज किया। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लूप पर क्रिएट करते हैं। किस तरह लूप को अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो इसके लिए हमको फिर से एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। न्यू फाइल हमने बनाई, उसको हम सेव करेंगे। उस फाइल का नाम हमने लिखा loop.c। हमने ओके किया फाइल को। अब हमको सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main देन हमको एक लूप का प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम बेसिकली 5 नंबर्स का सम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग लूप। और वो जो 5 नंबर्स होंगे वो 5 नंबर्स हम जो है यूजर से इनपुट करवाएंगे, और वो 5 नंबर्स हम एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर a5, और लूप को चलाने के लिए हमने एक कंट्रोल वेरिएबल i ले लिया है, और सम को फाइंड आउट करने के लिए हमने सम वेरिएबल लिया है जिसमें हमने 0 स्टोर करवा दिया है। अब हमको यूजर से नंबर इनपुट करवाने हैं, तो हम लिखेंगे printf एंटर 5 नंबर्स
/n, तो यूजर 5 नंबर्स को इनपुट करेगा, फिर हमें एक लूप चलाना पड़ेगा for I equal to 0, I is less than 5, I plus plus, then scanf करेंगे हम %d ampersand of a of I ओके। सो इस तरह से हम 5 नंबर्स को इनपुट करवा देंगे। देन उसके बाद फिर से एक लूप चलाएंगे फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5, I प्लस प्लस, देन हमको समेशन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस ऑफ a ऑफ I सेमीकोलन। तो हम लोगों का सम कैलकुलेट हो चुका है। अब हम सम का प्रिंट, उसको प्रिंट करवा देते हैं। सम ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू %d सम get ch and get set। सो इस तरह से हमने एक प्रोग्राम हमारा बनाया। इस प्रोग्राम में हमने एक इंटीजर एरे लिया है, एक कंट्रोल वेरिएबल i लिया है और एक सम वेरिएबल लिया है। इस प्रोग्राम में हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से एक मैसेज प्रिंट करा स्क्रीन पे, एंटर 5 नंबर्स। देन हमने /n यूज करके न्यू लाइन पे कर्सर को लेके गए, यूजर ने 5 नंबर्स को इनपुट किया, उन नंबर्स को हमने फॉर लूप की हेल्प से स्कैनफ के थ्रू एरे के डिफरेंट इंडेक्सेस पे उसको स्टोर करवाया। जब हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए, सारे नंबर्स हमको प्रोग्राम में मिल गए और हमारी डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर हो गए, फिर हमने उस नंबर्स का समेशन किया। फिर से हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप चला के सम में उन सारे नंबर्स को ऐड कर दिया और फाइनली हमने प्रिंटफ की हेल्प से उन नंबर्स को प्रिंट करवाया स्क्रीन के ऊपर। सो वी आर एबल टू प्रिंट द सम ऑफ all the 5 numbers on the screen using the printf statement. Now we can execute this program. So we can compile this program, going to compile tab, then alt plus F9 or either directly compile. So हमने compile किया तो there is one error, so we have to remove one error. And then the error is this one, so this we have to remove. Now again we can compile. Now there is no error in the code, so the program code is perfectly alright. Now we can run the program. We can go to the run tab and then run the program. So it is asking for enter 5 numbers. So we will write 4, 5, 3, 9 and 2. 5 numbers and the sum is 23. This is 4 plus 5, that is 9, plus 3, 12, 12 plus 9, 21 and 2, 23. So this is the sum of all the 5 numbers and we are getting 23 here. Now we can again go to the program and then we will do one more thing. We will write here clear screen so that every time we execute the program we get the screen clear. That is the use of clear screen function. So we will use clear screen function here. Then we again compile this program. Then there is no error here. This clear screen function is available in conio.h header file. Then we will run the program. Then it is giving a clear screen to us. Okay, this is the advantage of clear screen. Then we will enter the number 4, 3, 7, 6 and 5 and the output is 25. So it is 4 plus 3, 7 plus 7, 14 plus 6, 20 and 5, 25. So this is a perfectly alright program. Now we have done the program on branching, that is if else, and we have also done the program on loop. And using for loop we have calculated the sum of 5 numbers and
And in the branching statement, if using if else, we are able to find the greater of two numbers. So these are the two basic programs on the concept of branching and looping. So इस तरह से हमने सेशन में हमने लर्न किया कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स सी प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह उस प्रोग्राम में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरह लूपिंग स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरह से हम उसको यूज करते हैं. सो इस तरह से हमने इस सेशन में कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा. होप दिस सेशन इज यूजफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच.